नेतन्याहू जो गोले दाग रहे हैं और अरब मुल्क जो जुबानी गोले दाग रहे हैं। जंग में इजराइल को धमकी दी है तुर्की ने, कहा गाजा पर हमले बंद करो नहीं तो 1000 साल पहले जैसा युद्ध होगा। तब मुस्लिम और ईसाइयों का युद्ध हुआ था, अब यहूदियों और मुसलमानों का युद्ध होगा। हमास नहीं, नेतन्याहू आतंकी हैं, यह कह रहे हैं एर्दोगन। नेतन्याहू भी एर्दोगन पर पलटवार कर रहे हैं। इजराइल के राजदूत ने कहा सांप तो सांप ही रहेगा। एर्दोगन को कहा सांप तो सांप ही रहेगा। जंग में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा सदस्य है और तुर्की भी नाटो का सदस्य है, इसलिए वो अमेरिका से सीधे नहीं भिड़ेगा। तुर्की सिर्फ धमकी दे सकता है, लड़ेगा नहीं। एक बात साफ है। अगला देश देखिए, ईरान। इजराइल को सबसे ज्यादा धमकी ईरान ने दी है अब तक। कहा गाजा में घुसे तो धरती से मिटा देंगे। मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की ईरान ने। अमेरिका को भी खुलकर चेतावनी दी है, कहा जंग नहीं रुकी तो और मोर्चे खुल जाएंगे। ईरान ने सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है और ईरान धमकी और बड़े बड़े दावे कर रहा है इस वक्त, लेकिन सीधे जंग में उतरना मुश्किल है। आप देखिए जो सैन्य अभ्यास कर रहा है वो टैंक से कर रहा है। क्या ईरान अपने टैंक लेकर गाजा जाएगा? ईरान आंतरिक हालातों और प्रदर्शनों से खुद जूझ रहा है अपने देश में। वो किसी जंग में सीधे शामिल नहीं होगा, सिर्फ धमकीबाजी चलेगी। अगला देश है सऊदी अरब, ये भी धमकी दे रहा है। सऊदी भी इजराइल को आंखें दिखा रहा है और इजराइल के हमले की आलोचना कर रहा है और गाजा पर बमबारी रोकने की अपील कर रहा है। सऊदी अरब अमेरिका का अच्छा दोस्त है। अमेरिका से बहुत से उनके रिश्ते जुड़े हुए, अलग अलग लिहाज से, व्यापार के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से भी। हाल में अमेरिका ने सऊदी में डिफेंस सिस्टम तैनात किए। बाइडेन ने फोन पर भी प्रिंस बिन सलमान से बात की और ऐसे में सऊदी का जंग में उतरना मुश्किल है। अगला देश है मिस्र। मिस्र भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मिस्र भी गाजा पर हमले का विरोध कर रहा है। वो भी अरब देशों के साथ नजदीकी दिखा रहा है। लेकिन मिस्र इजराइल के बीच 1982 में 1982 में एक संधि हुई थी। दोनों देश सीधे आमने सामने नहीं लड़ेंगे, यह संधि हो चुकी है। मतलब मिस्र इजराइल पर हमला नहीं करने वाला है किसी कीमत पर। भारत को भी इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत जिन देशों से घिरा हुआ है, एक तो हमारे बहुत से पड़ोसी हैं, उनमें से बहुत से शरारती पड़ोसी हैं। देखिए, ये देख रहे हैं अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। अब देखिए जरा, पाकिस्तान से हमारी सीमा 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा पाकिस्तान का। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का बॉर्डर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर का बॉर्डर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का बॉर्डर और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर। यह इसलिए बताने का मकसद है कि आतंकी या संदिग्ध या कोई भी गतिविधि इन बॉर्डर के जरिए ही हो सकती है। इसलिए बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट रखना, चाक चौबंद रहना, जितने सुरक्षा इंतजाम है वो यहां के लिए करना एक बड़ा टास्क, बड़ा चैलेंज और बड़ी चुनौती है। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए यह चैलेंज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर कैसे भारत सरकार ने क्या तैयारियां की हैं इस तरह के हमलों से बचने के लिए। एक बड़ा कमांड सेंटर, सबको एक साथ जोड़ना, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये सारे चैलेंजेस भारत सरकार के सामने, मोदी सरकार के सामने रहे हैं। देश में लगातार आतंकी हमले होते थे। एक दौर में आपको याद होगा देश में जगह जगह खून खराबा होता था। उस दौर में 2014 से पहले आतंकी हमले आम बात थी, चाहे वो काशी की बात हो, चाहे वो दिल्ली की बात हो या कोई और राज्य उठाकर देख लीजिए। अब 2014 के बाद देश की तस्वीर जरूर बदलनी शुरू हुई। कम से कम बड़े राज्यों में धमाके, इस तरह के ब्लास्ट नहीं हुए 14 के बाद। यह संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट देंगे आप, क्योंकि मोदी ने ना भूलो न कभी माफ करो की नीति अपनाई। अमली जामा पहनाया अमित शाह और अजीत डोभाल की जोड़ी ने। इस जोड़ी ने देश की सिक्योरिटी को मजबूत किया। 2014 के बाद इंटरनल सिक्योरिटी पुख्ता हुई। वजह एक उसमें से एनआईए। सरकार ने एनआईए जैसा संगठन बनाया जो आतंक के खिलाफ जांच करता है, आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ देता है, उन्हें कोर्ट से सजा दिलवाता है। इसके अलावा एमएसी मैक बनाया। सरकार ने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया। सरकार ने जिसे मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर नाम दिया गया इसके जरिए एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया जाए। पहले क्या होता था, एक एजेंसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, वो दूसरी एजेंसी तक नहीं गई, उसे पता ही नहीं किसे देना है, दूसरी एजेंसी को सतर्क नहीं कर पाए, कोई घटना हो गई, पता चला बाद में कि पहली एजेंसी के पास तो जानकारी थी लेकिन उसने दूसरे को पास ऑन नहीं किया था, इसलिए ये हमला हो गया या ये घटना हो गई।
मैक के जरिए 4 लाख से ज्यादा इंफॉर्मेशन अब शेयर होती है। इसके जरिए एजेंसियां आपस में रोजाना संपर्क में रहती हैं। मैक में अब तक 297 बार अफसरों की बैठक हुई है। एक और डिपार्टमेंट एनआईजी, मोदी सरकार ने एनआईजी की भी स्थापना की, जिसे हम नेशनल इंटीग्रेटेड ग्रिड कहते हैं, और एनआईजी आतंक से जुड़े डेटा को उपलब्ध कराता है। सरकार ने इसके लिए 1000 करोड़ का बजट रखा है। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। पहली बार देश में सीडीएस का भी पद बनाया गया। सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत को इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले मिली। उन्होंने अपने जीवन काल में इसे मजबूत किया ताकि दुश्मन देशों के खिलाफ तैयारी पुख्ता हो सके। इसका काम था कि सबको एक साथ जोड़कर चलना, इंफॉर्मेशन शेयर हो आपस में। सरकार की इन कोशिशों का असर ग्राउंड पर दिखा है। आतंकवाद पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की गई। मोदी सरकार ने 2022 में पीएफआई पर पाबंदी लगाई, जो केरला में बहुत एक्टिव हो गया था। आज देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े। 42 संस्थाओं को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। सरकार ने 31 व्यक्तियों को आतंकी भी घोषित किया है। अब आपको दिखाऊं कि किस तरह से हमास के आतंकियों ने जो हमला किया, उसके बाद उससे कितना तैयार है देश की सरकार। और न सिर्फ मैंने आपको बताया मोदी सरकार ने किस तरह की तैयारी की है। देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गोली चलते हुए, इस तरह से जो अटैक होते हैं इसे कहते हैं, ये जो अटैक देख रहे हैं इसे ही लोन वोल्फ अटैक कहते हैं, गोरिल्ला वॉर जो कहते हैं, गोरिल्ला की तरह आकर सीधे हमला करना। योगी सरकार ने भी इसकी तैयारी कर ली है कि ऐसे आतंकियों से कैसे निपटना है। आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने जो तैयारी की है, एटीएस को मजबूत किया है इस तरह के हमलों से निपटने के लिए। केरल में धमाके के बाद यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोन वोल्फ अटैक से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारी की है। जिला स्तर पर पुलिस की स्वॉट टीम को ट्रेनिंग दी गई है और एटीएस कमांडो भी लोन वुल्फ अटैक से निपटने में माहिर है। उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठन लगभग एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें, आतंकी बम बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही वुल्फ अटैक की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। अप्रैल 2022 में आपको याद होगा गोरखपुर से मुर्तजा की गिरफ्तारी हुई थी। उस मुर्तजा ने क्या किया था, हाथ में हथियार लेकर पुलिस पर अटैक किया था और मुर्तजा ने मानव बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। जब आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ, लोन वुल्फ अटैक का एक तरह का आत्मघाती हमला है ये, और इसमें एक ही शख्स हमले को अंजाम देता है। प्लानिंग से लेकर हमले तक में वो शख्स शामिल रहता है। इसका मकसद है अकेले दम पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। इस अटैक में छोटे हथियारों का इस्तेमाल होता है, चाकू, ब्लेड से लेकर पिस्तौल तक का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हमलावर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हमले में ना तो ज्यादा बजट की जरूरत होती है और ना ही इसकी प्लानिंग में ज्यादा लोग शामिल होते हैं। इसे पता लगाना जांच एजेंसी के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आईएसआईएस आतंकी अक्सर ऐसे हमले को अंजाम देते हैं, क्योंकि अकेला शख्स आकर अगर हमला करेगा तो उसके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल है। एक संगठन बनाकर, एक टीम बनाकर हमला करेगा तो वो बात करेगा, उसके कॉल्स, उसकी बातचीत इंटरसेप्ट करके उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। हम कितने तैयार हैं